बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करेंगे और वो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का टाइटल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट किन वेरिएबल्स की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का जिक्र कर रहे हैं, हम इससे पहले थोड़ा सा अनसर्टेनिटी टर्म को समझ लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं जिनको अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप अनसर्टेनिटी की टर्म को यूज करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे दो कैरेक्टर हैं, एक है सारा और दूसरा है मिसेस मार्टिन का। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में सारा ने ये कैलकुलेट करना है, या आप ये कह सकते हैं कि सारा ने ये ऑब्जर्व करना है कि मिसेस मार्टिन कितने दिनों के बाद मार्केट को विजिट करती हैं, या आप ये कह लें कि सारा ने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिसेस मार्टिन टू विजिट द मार्केट। सारा ने 1 वीक ऑब्जर्वेशन की और उसने ये ऑब्जर्व किया कि मिसेस मार्टिन संडे को मार्केट जाती हैं। क्या 1 वीक की ऑब्जर्वेशन के बाद सारा ने अगर ये कंफर्म स्टेटमेंट दी कि मिसेस मार्टिन गोज टू मार्केट एवरी संडे, तो क्या ये एक 100% एक्यूरेट स्टेटमेंट होगी? नहीं, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट संडे मिसेस मार्टिन किसी और जगह का विजिट करें। सो सारा ने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए टाइम को फर्दर इंक्रीज किया। सारा ने 1 मोर वीक ऐड किया और उसने अगेन ये ऑब्जर्व किया कि मिसेस मार्टिन संडे को ही मार्केट गई। तो क्या सारा 2 वीक्स की ऑब्जर्वेशन के बाद कंफर्म स्टेटमेंट दे सकती है कि मिसेस मार्टिन फ्रीक्वेंसी टू विजिट द मार्केट इज वंस अ वीक? नो, अगेन क्योंकि ये जस्ट 2 वीक ऑब्जर्वेशन है। सो सारा ने पूरा 1 साल मिसेस मार्टिन को ऑब्जर्व किया। 1 साल की ऑब्जर्वेशन के बाद सारा ने कहा कि मिसेस मार्टिन एवरी संडे मार्केट विजिट करती हैं। तो क्या अब सारा 100% कंफर्म्ड स्टेटमेंट दे पाएगी? नहीं, क्योंकि ये अगेन पॉसिबल है कि नेक्स्ट संडे जब सारा ऑब्जर्व करे तो मिसेस मार्टिन मार्केट ना जाएं, वो अपने किसी रिलेटिव के घर विजिट पर चली जाएं। सो अगर सारा ने मिसेस मार्टिन की फ्रीक्वेंसी टू विजिट मार्केट को 100% कंफर्म करना है तो फिर टाइम को इन्फिनिट होना पड़ेगा। सो एक इन्फिनिट टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद सारा ये कह पाएगी कि मिसेस मार्टिन की फ्रीक्वेंसी 100% कंफर्म स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अगर सारा ने मिसेस मार्टिन की फ्रीक्वेंसी को एक्यूरेट ऑब्जर्व करना है तो टाइम के फैक्टर को एक बहुत ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज होना पड़ेगा। टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी उतनी ही एक्यूरेट होती जाएगी। इस टाइप के वेरिएबल जिसमें एक वेरिएबल को एक्यूरेट होने के लिए दूसरे वेरिएबल को उतना ही ह्यूज अमाउंट या उतना ही अनसर्टन होना पड़ता है। इस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों कहलाते हैं कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, या इन दोनों वेरिएबल्स की मेजरमेंट को आप एक अनसर्टन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिसमें एक वैल्यू जितनी सर्टन होती जाएगी दूसरी वैल्यू उतनी ही बिगर और अनसर्टन होती जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप एटॉमिक पार्टिकल में जाएं तो वहां पर भी कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी मेजरमेंट में आपको कुछ इसी तरह की अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ता है। वो वेरिएबल्स क्या हैं उनको भी समझने से पहले आप एक छोटी सी एग्जाम्पल कंसिडर करें। डियर स्टूडेंट, अगर आपको कहा जाए कि जो व्हाइट कलर का चॉक होता है उस चॉक के छोटे से छोटे पीस को आप प्लेस करें और ऑब्जर्व करें, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मुझे ये चॉइसेस दी जाएं तो मैं ये कहूंगी कि अगर व्हाइट कलर के चॉक के पीसेस हैं तो मुझे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिया जाए
ताकि उसके ऊपर जब छोटे छोटे पीसेस को प्लेस किया जाए तो मेरे लिए उनको ऑब्जर्व करना आसान होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने स्मॉलर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना होगा तो कोई ना कोई आपको चॉइस ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिससे आप उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। मैंने सिलेक्शन की कि मुझे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे। अगर आपके माइंड में कोई और सिलेक्शन आती है तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है। नॉर्मली तो वो हमें नजर नहीं आता। हमें सपोज करना पड़ेगा कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब तक हम एक इलेक्ट्रॉन को सपोज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम बात को समझ नहीं पाएंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपने इस एक स्मॉल पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है तो मैं आपको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स देती हूं और मैं आपसे पूछती हूं कि आप इन डिफरेंट वेवलेंथ्स में से किस वेवलेंथ को प्रेफर करेंगे टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन। इस सिलेक्शन को आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं। आप जानते हैं कि रेडियो वेव्स लॉन्गर वेवलेंथ कैरी करती हैं और इनकी वेवलेंथ अराउंड 30 सेंटीमीटर और मोर देन 30 सेंटीमीटर होती है और ये बहुत अच्छी होती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी प्लैनेट्स वगैरह के इमेजेस को जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप इन्हीं रेडियो वेव्स को अपने फेस के इमेज के लिए यूज करें तो इन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है लॉन्गर वेवलेंथ और ये पुअर फोकसिंग पावर कैरी करती हैं, जिसकी वजह से इस लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से आपके फेस का इमेज कुछ इस तरह ब्लर्ड इमेज बनेगा। अगर आप इस ब्लर्ड इमेज को क्लियर इमेज में कन्वर्ट करना चाहें तो इस वेवलेंथ को आप शॉर्टर वेवलेंथ में ट्रांसफॉर्म करें। वेवलेंथ जैसे ही शॉर्टर होती गई आपके फेस का इमेज क्लियर बनना शुरू हो गया। इसका मतलब कि अगर आपने क्लियर इमेज जनरेट करना है तो आपको स्मॉल वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। आई थिंक अब आपके लिए सिलेक्ट करना आसान हो गया कि अगर ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और इन वेवलेंथ्स में से किस वेवलेंथ को आप यूज करें तो इलेक्ट्रॉन, जो कि एक बहुत ही स्मॉल साइज पार्टिकल है जिसका साइज 1 माइक्रॉन्स के इक्वल होता है, अगर आपने इतने स्मॉल साइज पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है तो आप स्मॉल साइज वेवलेंथ को प्रेफर करेंगे, ऐसी वेवलेंथ को जिसकी वैल्यू हो 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। 1000 ऑफ अ मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ मिलीमीटर। अगर आप इस वेवलेंथ को प्रेफर करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन का एक क्लियर इमेज जनरेट कर सकेंगे। अब कैसे इमेज जनरेट करेंगे अब वो ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करें कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने इस वेवलेंथ के थ्रू ऑब्जर्व करना है और इस वेवलेंथ का एक फोटोन जब आपके इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एक क्लियर इमेज आपकी आईज पर जनरेट करेगा और आपके लिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की इसमें कि जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन एक ह्यूज वेलोसिटी चेंज के साथ मूव कर गया, या आप ये कह सकते हैं कि इस फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन ने एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। इससे क्या चेंज आएगा? डियर स्टूडेंट, इस केस में जब इलेक्ट्रॉन एक ह्यूज वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि इस फोटोन ने जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ और एक क्लियर इमेज बनाया, क्या ये फोटोन आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या मोमेंटम की क्लियर इंफॉर्मेशन देगा? तो इसका आंसर है नो। और इसकी वजह यह है कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा था तो इस फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ही छोटी थी और आप एनर्जी और वेवलेंथ की इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर इस फोटोन की वेवलेंथ बहुत ही छोटी थी तो इस फोटोन के पास एनर्जी
बहुत ही ज्यादा थी। सो इस ह्यूज एनर्जी की वजह से जब इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ह्यूज अमाउंट में चेंज हो गई। वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब है कि मोमेंटम भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट में चेंज हो गया, क्योंकि मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो इसका मतलब ये कि इस फोटोन की हेल्प से जब हमने इलेक्ट्रॉन के इमेज को फोकस किया तो वो तो बहुत अच्छा फोकस हुआ और हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये फोटोन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, मोमेंटम को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से इस फोटोन की हेल्प से मोमेंटम की कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती। इसका मतलब ये कि ये फोटोन पोजीशन को तो बहुत सर्टेनली मेजर करता है, लेकिन मोमेंटम को साथ ही साथ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाता है। तो फिर मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमें कैसा फोटोन यूज करना पड़ेगा? डियर स्टूडेंट, मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमें वो फोटोन यूज करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम हो। सो जब आप एक लो एनर्जी फोटोन यूज करेंगे तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाउंस बैक होकर जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में थोड़ा सा ही चेंज हुआ, और इस चेंज इन पोजीशन से आप कैलकुलेट करेंगे बड़ी आराम से वेलोसिटी की वैल्यू और फिर मोमेंटम की वैल्यू। लेकिन आपने देखा कि इस सिचुएशन में आपको जो इलेक्ट्रॉन के इमेजेस नजर आ रहे हैं वो ब्लर्ड इमेजेस हैं। सो ये फोटोन अगर रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन का क्लियर इमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन इस फोटोन के पास उसकी वेलोसिटी का डाटा कंपैरेटिवली बहुत एक्यूरेट होगा। सो इस केस में जब फोटोन की वेवलेंथ बिगर थी तो उसकी एनर्जी कम थी। सो जब आपने मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करना है तो आपका फोटोन एक लॉन्गर वेवलेंथ कैरी करेगा, लो एनर्जी कैरी करेगा, जिसकी वजह से पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं होगी, क्योंकि इस फोटोन की पुअर फोकसिंग पावर होगी। लेकिन ये फोटोन कम एनर्जी कैरी करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को एक्यूरेटली डिटरमिन करेगा, जिससे आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर सकेंगे। सो इस फोटोन की हेल्प से आप मोमेंटम की कैलकुलेशन में सर्टेन होंगे, लेकिन पोजीशन की मेजरमेंट में आप अनसर्टेन हो जाएंगे। सो ये वो दो डिफरेंट सिचुएशंस थी जिनमें आपने फोटोन की वेवलेंथ एंड एनर्जी को वेरी करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक दफा बहुत एक्यूरेटली डिटरमिन किया और एक दफा आपने मोमेंटम को बहुत ही एक्यूरेटली डिटरमिन किया। डियर स्टूडेंट, ये तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात थी। आप यही चीज फर्स्ट ईयर में किए जाने वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फोटॉन्स के लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट को स्लिट्स में से पास किया और उनके डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से आपने डार्क और ब्राइट इमेजेस जनरेट किए। हम उसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जस्ट एक स्लिट को कंसिडर करते हैं। आपने देखा कि अभी हमने स्लिट साइज बहुत ही बिगर रखा हुआ है। अब इस स्लिट में से जब ये मल्टीपल फोटॉन्स पास करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन फोटॉन्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये सारे फोटॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो अगर आप इन फोटॉन्स की वेलोसिटी को एक बहुत ही सर्टेन वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसका मतलब कि आप इन फोटॉन्स के मोमेंटम को भी बहुत ही सर्टेनिटी के साथ एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो इस केस में आपने बहुत एक्यूरेटली वेलोसिटी एंड देन मोमेंटम कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आपसे इसी सिचुएशन में ये पूछा जाए कि इन फोटॉन्स की पोजीशन क्या है तो आपने देखा कि स्लिट साइज बहुत बिगर था। सो आप पोजीशन ऑफ फोटॉन बताते हुए अनसर्टन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि
अगर आप ये कहें कि फोटॉन इस पोजीशन से क्रॉस हुए तो एक्यूरेट, और अगर आप कहें कि फोटॉन इस पोजीशन से या इस पोजीशन से या इस पोजीशन से क्रॉस कर रहे हैं तो ये सारी करेक्ट पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फिर इनमें से कौन सी एक एक्यूरेट है ये बताने में आप अनसर्टन हो जाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में मल्टीपल पाथवेज हैं फॉर photons, so you are not certain about the position of photon, but you are certain about the velocity and then momentum of the photon. So इस सिचुएशन में आपने मोमेंटम एक्यूरेट और पोजीशन को आप एक्यूरेट नहीं बता सकते। सो पोजीशन को एक्यूरेट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्लिट साइज को नैरो कर देंगे। स्लिट साइज आपने नैरो किया, अब जब इसमें से फोटोन पास कर रहे हैं तो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। जैसे ही डायफ्रैक्शन हुआ तो फोटॉन्स अब वेलोसिटी किसी एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टीपल डायरेक्शंस में कैरी करेंगे। अब अगर आपसे वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन किया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि now photons are having multiple directions of velocity. तो फिर इन डायरेक्शंस में से कौन सा एक्यूरेट है ये आप नहीं बता पाएंगे। सो इस सिचुएशन में आप वेलोसिटी को एक्यूरेट बताते हुए डाउटेड हो जाएंगे। सो आप इस सिचुएशन में मोमेंटम को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन फोटॉन्स की पोजीशन क्या है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ फोटॉन फ्रॉम वेयर दे आर पासिंग, क्योंकि यहां पर स्लिट साइज बहुत ही नैरो है। सो फोटॉन के मूव करने या यहां से क्रॉस करने की चॉइस ही जस्ट वन है। सो आप पोजीशन ऑफ फोटॉन बहुत सर्टेनिटी के साथ बताएंगे, बट मोमेंटम को बताते हुए आप अनसर्टन हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में भी आपने यही चीज ऑब्जर्व की कि आप जब एक फोटॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में मेजर करते हैं तो आप एक वेरिएबल को अगर एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल के बारे में आप उतने ही इनएक्यूरेट या अनसर्टन होना शुरू हो जाते हैं। इस टाइप की मेजरमेंट को हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की अगर आप पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में एक्यूरेटली मेजर करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक वक्त में सिर्फ एक ही वेरिएबल को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इस सारी बात को अगर हम मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करें तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तब एक्यूरेटली डिटरमिन होगी जब वेवलेंथ ऑफ फोटॉन बहुत ही स्मॉल होगी। इसका मतलब जितनी वेवलेंथ स्मॉल होगी उतनी पोजीशन मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, और जितनी वेवलेंथ बिगर होगी उतनी ही पोजीशन मेजरमेंट में आप इनएक्यूरेट होंगे या अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सो अगर मैं लिखूं डेल्टा एक्स तो इसमें डेल्टा एक्सप्लेन करता है अनसर्टेनिटी को, एक्स एक्सप्लेन करता है पोजीशन को। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। इफ वेवलेंथ इज शॉर्टर, uncertainty in position is also shorter. अगर वेवलेंथ बिगर है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी उतनी ही बिगर हो जाएगी। इसका मतलब कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो डेल्टा पी, इसमें डेल्टा अगेन अनसर्टेनिटी और पी इंडिकेट करता है मोमेंटम को। सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वेलोसिटी विच मींस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली मेजर करना है तो आप लो एनर्जी फोटॉन प्रेफर करेंगे, और एनर्जी
लो होने का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ बहुत ही बिगर होगी। सो जब आपने लॉन्गर वेवलेंथ यूज की तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम हो गई, और जब आपने शॉर्टर वेवलेंथ यूज की तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीज हो गई, विच मीन्स uncertainty in momentum and wavelength, they are inversely proportional। क्योंकि wavelength बढ़ती है तो uncertainty in momentum कम हो जाती है, और wavelength कम होती है तो uncertainty in momentum उतनी ही ज्यादा हो जाती है। So delta P is inversely proportional to wavelength। So इन दो इक्वालिटीज को अगर आप कंबाइन करें तो ये बनेगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू लेमडा ओवर लेमडा। अगर आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो ये आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि लेमडा और लेमडा कैंसिल हो जाएंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है h ओवर 2 इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हाइजेनबर्ग ने इसके इक्वालिटी के सिंबल को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया या ट्रांसफॉर्म किया, तो ये बना डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 2 इसमें जो राइट हैंड साइड पर फैक्टर है h ओवर 2 इसे सिंपली h कट भी लिखा जाता है। अगर आप कुछ एडवांस बुक्स देखें तो वहां पर h कट की वैल्यू h ओवर 4 भी आपको मिलेगी, लेकिन क्योंकि हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू h ओवर 2 है, सो हम उसे h ओवर 2 के ही अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। इसमें h है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और आप जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.05 इंटू 10⁻⁻34। डियर स्टूडेंट, ये तो था पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का रिलेशनशिप। यहीं से हाइजेनबर्ग ने हमें एनर्जी और टाइम से रिलेटेड भी अनसर्टेनिटी बताई। वो क्या थी? उसके लिए सपोज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, आप इसकी एनर्जी को मेजर करना चाहते हैं। आपने इस पर फोटोन को फॉल किया और रिफ्लेक्टेड फोटोन से आपने इसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस मोमेंट पर फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को हिट किया और हिट करने के बाद वो दोबारा आपकी आई में एंटर हुआ, तो इन दो मोमेंट्स के बीच में क्या कोई टाइम गैप इन्वॉल्व है? तो यकीनन आपका आंसर होगा यस। ऑल्दो इन एटॉमिक पार्टिकल्स के केसेस में ये टाइम बहुत छोटा होता है, इवन आप नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड्स का डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन एटॉमिक लेवल पर ये इतना छोटा टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद आपकी आईज में पहुंचा, तो इस थोड़े से टाइम गैप की वजह से क्या ये पॉसिबल है कि फोटोन हमें जो एनर्जी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन देगा वो एक्यूरेट होगी? क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि इस छोटे से टाइम इंटरवल में उस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को बहुत ह्यूज अमाउंट में चेंज कर लिया हो। ये बात बिल्कुल कुछ इसी तरह है जैसे पुराने वक्तों में खत लिखा जाता था, और खत जब लिखा गया तो सपोज करें आपको जिसने खत लिखा उसने उस खत में लिखा कि वो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, फिट है, लेकिन जब आपको वो खत रिसीव हुआ तो बीच में 1 वीक का टाइम इन्वॉल्व था, और उस 1 वीक के टाइम ड्यूरेशन में ये पॉसिबल है कि वो शख्स जो खत में अपने आप को हेल्दी लिख रहा है वो बीमार हो गया हो, या ये भी पॉसिबल है कि किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ भी हो जाए। आप खत पढ़ रहे हो कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम उसकी सेहत खराब भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन को जब फोटोन हिट करके आपकी आई में पहुंचता है तो वो जो एक छोटा सा टाइम इन्वॉल्व है, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ह्यूज अमाउंट में चेंज भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एनर्जी के बारे में सर्टेन होने की कोशिश करते हैं तो टाइम का फैक्टर उस एनर्जी वैल्यू को अनसर्टेन बनाता है। यहां से
हाइजेनबर्ग ने एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी की ये वाली इक्वेलिटी डिराइव की, जो कि है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। जो टी है वो टाइम को इंडिकेट करता है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π। ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये बेसिकली उसी पोजीशन और मोमेंटम वाली ही इक्वेशन से डिराइव की गई। कैसे डिराइव की गई उसके छोटे से स्टेप्स हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपने पहले पढ़ा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम रिलेशनशिप, जो कि ये था। इसमें डेल्टा एक्स को अगर मैं इस इक्वेशन s = vt के अकॉर्डिंग लिखूं तो डेल्टा एक्स इक्वल होगा c डेल्टा t के। और अगर मैं इसमें मौजूद डेल्टा p को मोमेंटम की इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूं, जो कि है p = mass into velocity, तो ये बनेगा डेल्टा p = डेल्टा m और c। क्योंकि हम एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो उनकी स्पीड को अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट लिया जाता है। अब इस इक्वालिटी में अगर आप वेरिएबल्स पर गौर करें तो आपको इसमें डेल्टा m c² का फैक्टर नजर आएगा। और आप आइंस्टाइन की एनर्जी मैस इक्वेशन को जानते हैं, जो कि है E = mc²। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये फैक्टर डेल्टा mc² कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा E में, और साथ क्या आ रहा है? डेल्टा t। सो आपने देखा कि किस तरह डेल्टा x डेल्टा p से मूव करते हुए आप पहुंच गए डेल्टा E डेल्टा t के इक्वल, और ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा h/2π के। डियर स्टूडेंट, इस तरह हाइजेनबर्ग ने एटॉमिक पार्टिकल में दो वेरिएबल्स को एक ही वक्त में मेजर करते हुए अनसर्टेनिटी को समझाया कि जब आप एटॉमिक पार्टिकल की मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं तो आप एक वक्त में एक ही वेरिएबल को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस सारी बात को समराइज करें तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर position and momentum of an electron simultaneously, which means एक वक्त में position और momentum दोनों को accurately determine करना possible नहीं है। यहीं से हाइजेनबर्ग ने वेव पार्टिकल बिहेवियर के बारे में भी एक बात बताई कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में लाइट की वेव नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं कि उसी सेम टाइम पर आप उसकी पार्टिकल नेचर को भी ऑब्जर्व करें, या अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट में लाइट के पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां उसका वेव बिहेवियर आप फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट इन वन एक्सपेरिमेंट। और इसको कहा जाता है कि वेव और पार्टिकल बिहेवियर एक क्वाइन थ्योरी की तरह है, जिसमें आप क्वाइन की एक वक्त में एक ही साइड को देख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं कि आप एक ही वक्त में क्वाइन की दोनों साइड्स को देख पाएं। जिस तरह क्वाइन की दोनों साइड्स को आप एक वक्त में नहीं देख सकते, इसी तरह लाइट की वेव या पार्टिकल नेचर को आप किसी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट, ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें आपने डिफरेंट वेज में डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑब्जर्व किया कि किस तरह आप एटॉमिक पार्टिकल की मेजरमेंट करते हुए अगर एक वेरिएबल के बारे में सर्टन हैं तो उतने ही आप दूसरे वेरिएबल के लिए अनसर्टन हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।